गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लुब्रिकेशन सिस्टम। तो लुब्रिकेशन सिस्टम में क्या कंटेंट है, लुब्रिकेशन सिस्टम कैसे वर्क करता है, ये सब चीजें आज हम लोग देखेंगे। कंटेंट है फंक्शंस ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम, देन टाइप ऑफ लुब्रिकेंट्स, कितने टाइप के लुब्रिकेंट्स होते हैं। उसके बाद वो जो लुब्रिकेंट हम लोग ट्रैक्टर में या फिर किसी भी इंजन में यूज करते हैं उसके कितने ग्रेड्स होते हैं, है ना। उसके बाद है लुब्रिकेशन सिस्टम के टाइप्स, लुब्रिकेशन पंप, कौन से पंप हम लोग ट्रैक्टर में यूज करते हैं, कौन से पंप हम लोग छोटे इंजन में यूज करते हैं। उसके बाद है ऑयल फिल्टर्स, देन न्यू टेक्नोलॉजी ऑयल कूलर्स, ऑयल लेवल डिपिस्टिक और डिपिस्टिक से कैसे लोग लुब्रिकेशन की लुब्रिकेंट कितना है अभी टाइम पर, है ना, ऑयल सब में वो कैसे चेक करते हैं। और उसके बाद वेंटिलेशन, क्रैंकेज वेंटिलेशन क्या होता है। उसके बाद टॉप लुब्रिकेंट कंपनीज कौन सी है इंडिया में जो सर्विस दे रही है वो, ये सब आज हम लोग देखेंगे। सिस्टम ऑफ इंजन, इसके बारे में अभी हम लोग सिस्टम ऑफ इंजन से देख रहे हैं। तो उसमें ये इनटेक एंड एग्जॉस्ट सिस्टम हो चुका है हमारा। उसके बाद फ्यूल सप्लाई सिस्टम भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी आज का टॉपिक है हमारा उसमें से लुब्रिकेशन सिस्टम। फिर दो सिस्टम बचते हैं हमारे, कूलिंग सिस्टम एंड गवर्निंग सिस्टम। तो लुब्रिकेशन सिस्टम के फंक्शंस क्या होते हैं। सबसे इसका मेन जो फंक्शन है वो क्या है कि फ्रिक्शन रिड्यूस करना। कोई भी दो मूविंग पार्ट्स है उन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन होने वाला है उसको रिड्यूस करना। अब जब ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शन होगा तो वहां पे वेयर एंड टियर भी होगा और वहां पे हीट भी ज्यादा जनरेट होगी। तो इन सब चीजों को कम करने का काम लुब्रिकेशन सिस्टम करता है। अभी जैसे मान लेते हैं कि इंजन के अंदर सिलेंडर है और सिलेंडर के अंदर पिस्टन चल रहा है, ठीक है। तो जहां पे पिस्टन चलेगा, ठीक है, तो वहां पे अगर हम लोग लुब्रिकेंट नहीं प्रोवाइड कराएंगे तो वहां पे वो इंजन सीज हो जाएगा। एक ऐसी कंडीशन आएगी कि कुछ देर तक वो पिस्टन उसके अंदर चलेगा और उसके बाद वो पिस्टन उस सिलेंडर लाइनर के साथ चिपक जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो गई थी, तो वो सब जो मेटल पार्ट है उसने अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब कर लिया और हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद वो उसके साथ चिपक गए। तो इसको भी रिड्यूस करने का काम जो होता है ये कौन करता है, लुब्रिकेशन सिस्टम करता है। और आप तो जानती हो दो मेटल पार्ट एक दूसरे के ऊपर रब होंगे तो हीट तो प्रोड्यूस करेंगे और घिसावट भी होगी। तो ये दो मेटल पार्ट्स के बीच में कुछ ऐसी चीज हम लोग प्रोवाइड कराएंगे कि ये दोनों का कांटेक्ट तो आएगा लेकिन डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं आएगा। मतलब वहां पे क्या है और एक चीज उन दोनों के बीच में एक चीज और आ जाएगी, तो वही होता है डुप्लीकेट ऑयल। दोनों के बीच में आ जाएगा तो वो क्या करता है, इन दोनों के बीच वाला जो फ्रिक्शन होता है वो कम कर देता है। ठीक है, इसका और एक फंक्शन है, ये हीट को डिसिपेट करता है, हीट को एब्जॉर्ब करने का काम कर लेता है ना। जब लुब्रिकेटिंग ऑयल वहां पे जाता है तो इन दोनों पार्ट में जो हीट होती है ये लुब्रिकेटिंग ऑयल अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेता है। कई जगह पे बहुत छोटे छोटे गैप्स होते हैं, है ना। तो इन गैप्स को या फिर इन गैप्स के अंदर ये लुब्रिकेटिंग ऑयल जब जाता है तो ये क्या काम करता है, एक सीलिंग का काम कर देता है। मतलब एक सील प्रोवाइड करने का भी ये काम कर देता है। कैसे? अब जब सिलेंडर लाइनर एंड पिस्टन इन दोनों के बीच में अगर हम लोग गैप नहीं रखेंगे, वहां पे क्लियरेंस नहीं रखेंगे, तो सिलेंडर लाइनर के अंदर पिस्टन कंटिन्यूसली फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा। इसीलिए वहां पे हमें कुछ ना कुछ तो क्लियरेंस रखना ही है ना। तो वो क्लियरेंस के बीच में अगर वहां पे ऑयल जाता है तो वो क्या करता है, वो एक एज ए सीलिंग वहां पे वर्क करता है। तो कहीं पे ये सीलिंग का भी वर्क करता है और क्लीनिंग एंड फ्लशिंग भी करता है मूविंग पार्ट्स को, है ना। कैसे? अभी कोई और पार्ट पकड़ लेते हैं, जैसे पकड़ लेते हैं हम लोग रॉकर आर्म, या फिर हम लोग पकड़ लेते हैं कैमशाफ्ट, या फिर बैरल एंड प्लंजर पकड़ लेते हैं, है ना। लुब्रिकेटिंग ऑयल का बैरल एंड प्लंजर या फिर कैमशाफ्ट पकड़ लेते हैं। तो उन वहां पे क्या होगा कि कंटिन्यूअसली वहां पे इंजन चल रहा है, तो इंजन चलने की वजह से वहां पे कुछ ना कुछ
डर्ट आती है या फिर कुछ चीजें ऐसे आ जाती है, अनवांटेड पार्ट्स वहाँ पे आ जाते हैं। तो जैसे ही ये लुब्रिकेटिंग ऑयल जो होता है, ये लुब्रिकेटिंग ऑयल उस पर गिरता है, तो वो जो डर्ट होती है या फिर कुछ भी चीजें होती है वो उसके साथ लेके नीचे सम्प में आ जाती है। मतलब उस पार्ट को ये क्या करती है, क्लीन करने का काम भी ये कर देता है। और ये और एक वर्क करता है, जो साउंड होता है ना, इंजन का जो नॉइज होता है उसको भी ये कम करने का काम लुब्रिकेशन सिस्टम करती है। अब टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट की बात करते हैं, तो टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट्स में तीन तरह के लुब्रिकेंट होते हैं। एक होता है सॉलिड लुब्रिकेंट, दूसरा होता है सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट और तीसरा होता है लिक्विड लुब्रिकेंट। तो इसमें सॉलिड लुब्रिकेंट जो होते हैं ये ग्रेफाइट, मिका, मोलिब्डेनम, है ना, इस टाइप के जो लुब्रिकेंट्स होते हैं ये होते हैं आपके सॉलिड लुब्रिकेंट। फिर आते हैं सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट, इसमें आते हैं ग्रीसेस, है ना, हेवी ग्रीसेस। फिर आता है लिक्विड लुब्रिकेंट, तो लिक्विड लुब्रिकेंट्स में मिनरल ऑयल, मिनरल ऑयल से ऑयल होते हैं, उसके बाद वेजिटेबल ऑयल और एनिमल ऑयल, जो हम लोग इंजन के अंदर लुब्रिकेटिंग ऑयल जो हम लोग डालते हैं वो लिक्विड लुब्रिकेंट्स होते हैं। तो ट्रैक्टर्स में बेसिकली दो तरह के ऑयल जो लुब्रिकेंट होते हैं वो यूज होते हैं। एक होता है सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट और दूसरा होता है लिक्विड लुब्रिकेंट। अब सेमी ग्रीसेस तो यूज होना ही है ट्रैक्टर के इंजन के अंदर, और ऑयल भी यूज होता है। सॉलिड लुब्रिकेंट जो होता है, सॉलिड लुब्रिकेंट ये ट्रैक्टर इंजन के अंदर यूज नहीं होता है। सॉलिड लुब्रिकेंट बेसिकली जहाँ पे लिक्विड लुब्रिकेंट हम लोग यूज नहीं कर सकते या फिर सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट वहाँ पे यूज नहीं कर सकते, ऐसी जगह पे हमारा सॉलिड लुब्रिकेंट यूज किया जाता है। अब ऐसी कौन सी जगह होती है, जैसे कि अगर हमें स्पेस में कुछ इंजन वगैरह भेजना है या फिर स्पेस में कुछ चीजें भेजना है, तो वहाँ पे हमें इन सब चीजों को लिक्विड लुब्रिकेंट या फिर सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट यूज नहीं होगा, उस टाइप पे हमें सॉलिड लुब्रिकेंट करना पड़ेगा। या फिर कोई कोई इंजन ऐसे भी आते हैं तो उसमें भी सॉलिड लुब्रिकेंट यूज होता है। नेक्स्ट है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी आपने पढ़ा होगा कॉलेज के टाइम पे। तो विस्कोसिटी क्या होता है, रेजिस्टेंस टू फ्लो। मतलब कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है तो वो अपने ही उसी लिक्विड के पार्टिकल्स को फ्लो होने से रोकेगा, उसको हम लोग विस्कोसिटी बोलेंगे। तो हम लोग यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दो चीजें ले लेते हैं, एक ले लेते हैं शहद और दूसरा ले लेते हैं वाटर। ठीक है, तो शहद की विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होती है और वाटर की विस्कोसिटी बहुत कम होती है। तो उस टाइम पे जब हम लोग देखेंगे शहद, तो शहद क्या होता है कि जैसे एक जगह पे पोर करोगे तो वो वही के वही थोड़ा सा फैल के वही के वही रुक जाता है। तो उसमें क्या होता है कि ये शहद के जो पार्टिकल्स, जो दूसरे पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को फ्लो होने से अपोज करते हैं, वो फ्लो होने से रेजिस्ट करते हैं, रेजिस्टेंस वहां पे प्रोवाइड करते हैं। शहद के ही पार्टिकल दूसरे पार्टिकल, है ना, शहद के पार्टिकल। ठीक है, उसी जगह पे हम लोग वाटर देखते हैं, तो वाटर अगर हम लोग किसी भी सरफेस पे डाल देते हैं तो वो अपना अपना शेप ले लेता है या फिर कहीं पे भी वो मूव करने लगता है। तो वाटर की विस्कोसिटी बहुत कम होती है, और वाटर के जो दूसरे पार्टिकल्स है तो वो अपने आप को इतना रेजिस्ट नहीं कर पाते, इसीलिए वाटर जल्दी अगर हम लोग सरफेस पे डालते हैं तो वो फैल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे विस्कोसिटी जो होता है ये टेम्परेचर के साथ बड़ा बदलता है ना। जैसे हमारा हाई टेम्परेचर रहेगा तो उस टाइम पे हमारा लो विस्कोसिटी होता है। एक ही चीज अगर हम लोग हाई टेम्परेचर पे रखते हैं तो उसकी विस्कोसिटी लो हो जाती है, और वही सेम चीज अगर हम लोग लो टेम्परेचर में लेके आते हैं तो उसका विस्कोसिटी हाई हो जाता है। इसको समझने के लिए एक बढ़िया एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे, तो हम लोग जो नारियल का तेल होता है ना, जो हम लोग सर पे लगाते हैं, तो वो जो तेल होता है उस तेल को हम लोग ठंड में देखते हैं तो वो बड़ा विस्कस हो जाता है, मतलब वो उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है ठंड के मौसम में। ठीक है, और वही अगर हम लोग देखते हैं समर सीजन में तो उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है समर सीजन में। ठीक है, तो ये विस्कोसिटी का अगर हम लोग टेम्परेचर से रिलेशन देंगे तो विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो विस्कोसिटी कम होगी,
टेम्परेचर कम हो रहा है तो विस्कोसिटी, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी कम होगी, और टेम्परेचर लो होगा तो विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है ना, मतलब लोअर टेम्परेचर पे विस्कोसिटी ज़्यादा होगी और हायर टेम्परेचर पे लो विस्कोसिटी होगी, हाई टेम्परेचर पे लो टेम्परेचर पे हाई विस्कोसिटी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। विस्कोसिटी क्लासिफिकेशन, विस्कोसिटी क्लासिफिकेशन अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, पहले विस्कोसिटी क्लासिफिकेशन देखने से पहले हमें एक चीज समझना पड़ेगा, क्या कि ऑयल को कैसे डिनोट करते हैं हम लोग। ऑयल को हम लोग डिनोट करते हैं एसईई से, है ना। तो एसईई का फुल फॉर्म हमें समझना पड़ेगा। एसईई का फुल फॉर्म है सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर। ठीक है, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर। तो यहाँ पे एसईई से ही हमेशा ऑयल की विस्कोसिटी डिनोट करते हैं। तो एसईई 10W, जैसे 20W40, है ना, इस टाइप से हम लोग ऑयल को बोलते हैं। कौन सा ऑयल डाल रहे हैं इंजन में, जैसे ही 20W40, कौन सा डाल रहे हो, जैसे ही 10W। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही का मैंने फुल फॉर्म बता दिया आपको, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स है। और यहाँ पे इस W का जो मीनिंग होता है, तो ये W जो होता है, ये W डिनोट करता है आपका विंटर। ठीक है, मतलब जिसमें भी ये W लगा होगा, वो जो ऑयल होंगे ये विंटर सीजन में यूज होने वाले ऑयल होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे मान लीजिए कि हम लोग 10W का एग्जांपल पकड़ लेते हैं। तो 10W में 10 जो है, ये 10W जो है ये इसका ग्रेड शो कर रहा है, 10 इसका ग्रेड है, और W शो कर रहा है कि ये विंटर सीजन में होने वाला यूज होने वाला ऑयल है, या फिर लोअर टेम्परेचर, जहाँ पे लोअर टेम्परेचर है उस इन्वायरमेंट में यूज होने वाला ये ऑयल होता है। ठीक है, अब जो समर सीजन या फिर हायर टेम्परेचर जो होता है, वहां पे जो यूज ऑयल जो यूज होता है, उसमें आपको डब्ल्यू नहीं मिलेगा, सिर्फ जैसे ही 40, जैसे ही 30, है ना, इस टाइप का आपको वहां पे सिर्फ क्लासिफिकेशन मिलेगा। तो जैसे आप लोग देखोगे, ज्यादा ज्यादा जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, या फिर इसका ग्रेड जैसे बढ़ेगा, मान लो 20 है तो ये थोड़ा सा पतला होगा 30 के कंपेयर में, है ना, 40 के कंपेयर में पतला होगा। मतलब जैसे जैसे इसका ग्रेड बढ़ाते जाओगे ये थिकर ऑयल होते जाएगा, है ना। जो हम लोग ट्रांसमिशन में ऑयल यूज करते हैं, वो कौन सा यूज करते हैं, एसएई 90 यूज करते हैं ट्रांसमिशन में। तो एसएई 90 है, मतलब वहां पे बहुत ही थिकर ऑयल हम लोग यूज करते हैं। इंजन में कौन सा यूज करते हैं, जैसे 20W40 यूज करते हैं। तो 20W40 हम लोग यूज कर रहे हैं, तो वहां पे वो थिनर ऑयल है एसएई 90 के कंपेयर में। तो जैसे जैसे इसका ग्रेड बढ़ाते जाओगे, वो उसका क्या होगा, विस्कोसिटी बढ़ते जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ऑयल के ग्रेड। तो ऑयल बेसिकली दो ग्रेड्स होते हैं ऑयल में, एक मोनोग्रेड ऑयल होता है और दूसरा होता है मल्टीग्रेड ऑयल। मोनोग्रेड और मल्टीग्रेड। तो मोनोग्रेड ऑयल क्या होता है, जिसमें सिंगल ग्रेड हो, है ना, या तो एसी 10 या फिर एसी 20W, एसी 10W या फिर एसी 20W, या फिर एसी 30 हो या फिर एसी 40 हो, कोई भी एक ही ग्रेड का ऑयल हो तो उसको हम लोग मोनोग्रेड ऑयल बोलते हैं, है ना। एसी 10, एसी 20W, एसी 10W, ये जो ऑयल यूज होते हैं ये लो विस्कोसिटी के होते हैं, और ये विंटर सीजन में यूज होने वाले ऑयल होते हैं। एसी 30, एसी 40, एसी 50 ये जो होते हैं क्या हाई विस्कोसिटी के ऑयल होते हैं, और ये समर सीजन में इन इस टाइप का ऑयल जो होता है ये इंजन के दौरान इंजन में यूज होता है। मल्टीग्रेड की बात करेंगे, तो मल्टीग्रेड में इसमें दो ग्रेड एक ही साथ प्रेजेंट हो गए। अब कैसे, जैसे 10W है ना, एक ग्रेड हो गया और एक 38 ग्रेड हो गया, है ना। तो इसका जो इसको हम लोग कैसे बोलेंगे, ऐसे ही 10W30, ऐसे ही 10W30। तो इसमें 10W के विंटर सीजन के लिए और 30 जो है ये समर सीजन के लिए, ये की ऑयल में ये दोनों कंटेंट हो गए ना। और जैसे ये विंटर सीजन लगेगा तो उस टाइम पे ये, या फिर टेम्परेचर लो होगा तो उस टाइम पे 10W उसका वर्किंग एक्टिव कर देगा, है ना, वर्किंग काम करना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही समर सीजन लगेगा तो उस टाइम पे, या फिर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उस टाइम पे ये 30 जो है ये उसका वर्किंग स्टार्ट कर देगा। तो इसमें मल्टीग्रेड ऑयल में क्या होता है, एक से ज्यादा ग्रेड एक ही ऑयल में मिक्स होते हैं।
तो जो इंजन में हम लोग ऑयल डालते हैं वो भी 20W40 डालते हैं। ठीक है, इंजन वाला जो ऑयल होता है ये 20W40 होता है। तो इसमें 20W विंटर के लिए होता है और 40 समर के लिए होता है, या फिर 20 हायर टेम्परेचर के लिए होता है और 20W जो होता है ये लोअर टेम्परेचर के लिए और 40 जो होता है ये हाई टेम्परेचर के लिए होता है। तो इस टाइप के जो ऑयल्स होते हैं ये मल्टी ग्रेड ऑयल्स होते हैं, इसमें दोनों भी कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही ऑयल में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम। लुब्रिकेशन सिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं? तो लुब्रिकेशन सिस्टम के तीन टाइप्स होते हैं बेसिकली। एक होता है मिस्ट और पेट्रोल लुब्रिकेशन सिस्टम, ठीक है। सेकंड होता है ड्राई सम लुब्रिकेशन सिस्टम। देन थर्ड वन होता है वेट सम लुब्रिकेशन सिस्टम, है ना। और उसके बाद वेट सम में अगेन तीन टाइप आते हैं, फ्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम, फोर्स फील्ड लुब्रिकेशन सिस्टम, देन कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लैश एंड फोर्स फील्ड लुब्रिकेशन सिस्टम। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ये कहीं पे भी आपको टाइप्स ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम पूछा जा सकता है। तो ट्रैक्टर में जो यूज होता है ये वेट सम लुब्रिकेशन सिस्टम यूज होता है, ठीक है। और जो पेट्रोल और मिस्ट जो लुब्रिकेशन सिस्टम होता है ये जो बेसिकली टू स्ट्रोक जो इंजन होते हैं उसमें यूज होता है। ड्राई सम लुब्रिकेशन जो हाई स्पीड व्हीकल्स है जैसे रेसिंग कार्स वगैरह है तो उसमें ड्राई सम लुब्रिकेशन सिस्टम यूज होता है। अभी बारी बारी से एक एक लुब्रिकेशन सिस्टम को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले है हमारा मिस्ट और पेट्रोल लुब्रिकेशन सिस्टम। तो मिस्ट और पेट्रोल लुब्रिकेशन सिस्टम में आप देखोगे क्या होता है यहाँ पे, मिस्ट और पेट्रोल लुब्रिकेशन सिस्टम में ये बेसिकली टू स्ट्रोक इंजन से यूज होता है। तो इसमें हम लोग जो ऑयल है लुब्रिकेटिंग ऑयल है ये इसको हम लोग पेट्रोल के साथ मिक्स करके इंजन के अंदर डाल देते हैं, है ना। तो ये लुब्रिकेटिंग का काम कैसे करेगा, क्या क्या आप लोग देख पा रहे होंगे, ये इंजन है, इसके अंदर मान लो हम लोगों ने पेट्रोल है और पेट्रोल के साथ ही लुब्रिकेटिंग ऑयल पेट्रोल टैंक में डाल दिया। तो पेट्रोल टैंक में डालने के बाद ये कहाँ पे आएगा, सीधा आएगा ये कार्बोरेटर से होते हुए लुब्रिकेटिंग ऑयल, उसके बाद फ्यूल और उसके बाद ये तीनों चीजें मिक्स होके ये यहाँ पे आ जाएगी आपके क्रैंककेस में, ठीक है। फिर क्रैंककेस में क्या क्या असेंबली आपकी प्रेजेंट होती है, वहाँ पे कनेक्टिंग रॉड, देन उसके बाद क्रैंकशाफ्ट, है ना, कनेक्टिंग रॉड का बिग एंड, ठीक है, और स्मॉल एंड का भी कुछ पार्ट इसके क्रैंककेस से कांटेक्ट में आता है। तो जैसे ही ये एयर फ्यूल और लुब्रिकेटिंग ऑयल मिक्सचर यहाँ पे आएगा तो ये लुब्रिकेटिंग ऑयल यहाँ पे इसको लुब्रिकेट करने का काम स्टार्ट कर देगा। उसके बाद जैसे ही ये ऊपर जो पोर्ट होता है ट्रांसपोर्ट पोर्ट से ऊपर जैसे ही यहाँ पे ये कंबशन चेंबर की ओर जाएगा तो यहाँ पे कंबशन चेंबर की ओर जाने के टाइम पे भी यहाँ पे ये सिलेंडर लाइनर और पिस्टन इसको लुब्रिकेट करने का काम ये यहाँ पे कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से मिस्ट और पेट्रोल लुब्रिकेशन सिस्टम वर्क करता है। आप लोगों ने पुराने व्हीकल्स देखे होंगे, जैसे पुराना स्कूटी हो गया फिर पुराने बाइक हो गए, तो उसमें इस टाइप का लुब्रिकेटिंग सिस्टम हुआ करता था। तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते थे कि पहले पेट्रोल भरवा लेते थे, उसके बाद पेट्रोल के टैंक में ही एक हमें जो ऑयल फ्यूल पंप जो होता था फ्यूल पंप पे ही हमें एक लुब्रिकेटिंग ऑयल का एक पाउच मिल जाता था। तो लुब्रिकेटिंग ऑयल का जो पाउच था हम लोग उस पेट्रोल की टैंक में ही वो लुब्रिकेटिंग ऑयल हम लोग उसको डाल देते थे, है ना। तो वो जो लुब्रिकेशन सिस्टम हुआ करता था वो था मिस्ट और पेट्रोल लुब्रिकेशन सिस्टम। तो इसमें कितना रखना है फ्यूल के साथ रेशियो, तो इसमें फ्यूल के साथ जो ऑयल का रेशियो है ये रखना है 50:1, 50:1 इतना रेशियो हमें इसके साथ रखना है, ठीक है। टू स्ट्रोक इंजन के लिए यूज होने वाला एक लुब्रिकेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट देखते हैं ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम। अब ये ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम में क्या होगा कि एक अभी लुब्रिकेटिंग ऑयल स्टोर कहाँ पे होता है, ये सम्प में होता है या फिर ऑयल पैन में होता है। और सम्प और ऑयल पैन जो होता है एक एग्जैक्ट नीचे होता है क्रैंकशाफ्ट के नीचे, मतलब आपके जो पिस्टन्स या फिर सिलेंडर्स लगे होंगे सिलेंडर्स के निचला जो हिस्सा होगा सबसे वो आपका ऑयल सम्प कहलाएगा या फिर ऑयल पैन कहलाएगा, है ना। तो अभी इससे मतलब क्या है, ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम, है ना। तो ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम से मतलब क्या है आपका कि इसका जो सम्प होगा ये ड्राई होगा, मतलब यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ऑयल प्रेजेंट नहीं होगा,
तो इस टाइप के लुब्रिकेशन सिस्टम में क्या होता है, एक अलग से ऑयल रिजर्वायर दिया जाता है ना। ऑयल को स्टोर करने के लिए एक अलग से रिजर्वायर दिया जाता है, और इसके जो मेन जो ऑयल सब होता है उसमें ज़्यादा हम लोग ऑयल नहीं रखते हैं। ठीक है, अभी हम लोग रिजर्वायर से स्टार्ट करते हैं, फिर बाद में स्कैवेंजिंग पंप तक आएंगे, इसका फ्लो कैसे होता है देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मान लीजिए कि ऑयल रिजर्वायर में ऑयल है, और ये ऑयल रिजर्वायर से ऑयल कहाँ पे जाएगा, ऑयल पंप पे जाएगा। ऑयल पंप ऑयल रिजर्वायर से ऑयल को उठाएगा। अब फिर इन दोनों के बीच में क्या आता है, ऑयल कूलर भी आता है और ऑयल फिल्टर भी आते हैं। तो जैसे ही ऑयल पंप स्टार्ट होगा, काम करना स्टार्ट करेगा, वो यहाँ से ऑयल को सक करेगा, तो यहाँ से सक करने के बाद ये पहले ऑयल फिल्टर्स में आएंगे, फिर ऑयल फिल्टर्स में से फिल्टर होने के बाद ये जाने जाएगा कूलर में, ऑयल कूलर में, फिर ये जाएगा आगे आपके प्रेशर रेगुलेटर में, और प्रेशर रेगुलेटर से फिर इंजन में जहां पे इसको लुब्रिकेट करना है वहां पे पूरी तरीके से ये क्या करेगा, घूमेगा। उसके बाद ये ऑयल जो होता है ये ड्रेन हो जाता है ऑयल पंप में। ठीक है, ऑयल पंप में आने के बाद फिर यहाँ पे एक स्कैवेंजिंग पंप लगा होगा। ये स्कैवेंजिंग पंप क्या करेगा, जो ऑयल पंप है या फिर ऑयल कैन है वहां से उस ऑयल को उठा के फिर से रिजर्वायर में भेज देगा। इस टाइप का जो सिस्टम होता है इस हम लोग ड्राई सम लुब्रिकेशन सिस्टम बोलते हैं। और ये कहाँ पे यूज होता है, ये यूज होता है आपके जो स्पीड वाले जो व्हीकल्स होते हैं, हाई स्पीड वाले व्हीकल्स, उसमें ये ड्राई सम लुब्रिकेशन सिस्टम यूज होता है। अब बात कर लेते हैं वेट सम लुब्रिकेशन सिस्टम की। तो इसके तीन टाइप्स अभी हम लोग बारी बारी से देखेंगे, फ्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम, फोर स्पीड लुब्रिकेशन सिस्टम और कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लैश एंड फोर स्पीड लुब्रिकेशन सिस्टम, है ना। तो इसमें क्या होता है कि एक बड़ा सा सम प्रोवाइड करा दिया जाता है, या फिर ऑयल पेन दिया जाता है बड़ा सा, तो उसी में लुब्रिकेटिंग ऑयल को स्टोर करने के लिए वहां पे जगह होती है ना। सम से ऑयल उठेगा, पंप जो होता है लुब्रिकेटिंग पंप, ये सम से ऑयल उठाएगा, पूरी जो भी जहाँ पे गैलरीज होंगी ऑयल के लिए उस गैलरीज में भेजेगा लुब्रिकेटिंग करने के लिए, उसके बाद ऑयल ड्रेन होके फिर से सम में आ जाएगा, है ना। इस टाइप का जो भी लुब्रिकेशन सिस्टम होता है वो होता है वेट सम लुब्रिकेशन सिस्टम। अब वेट सम में तीन टाइप के होते हैं, इसको हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं। तो सबसे पहला टाइप है हमारा फ्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम। तो फ्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम में क्या होगा कि एक जो आपका पिस्टन होता है, पिस्टन से कनेक्टिंग रॉड कनेक्ट होती है, और कनेक्टिंग रॉड के बिग एंड में या फिर क्रैंक शाफ्ट पे, है ना, कनेक्टिंग रॉड के बिग एंड पे नहीं, वो जो क्रैंक शाफ्ट होती है उसकी, वो क्रैंक शाफ्ट पे एक डीपर, या फिर इसको स्कूप बोल सकते हो, या फिर क्रैंक वेब, है ना। तीन चीजें हो सकती है, डीपर हो सकता है, या फिर स्कूप हो सकता है, या फिर आपका क्रैंक वेब हो सकता है। ये तीनों चीजें जो होती हैं, ये तीनों चीजें सेम ही वर्क करती हैं। तो ये क्रैंक मान लेते हैं हम लोग कि स्कूप है वहां पे, तो स्कूप क्या होता है, एक चम्मच जैसा एक चीज होती है यहाँ पे, कहाँ पे लगी होती है, क्रैंक शाफ्ट के ऊपर। तो जैसे ही क्रैंक शाफ्ट रोटेट करता है तो ये स्कूप भी उसके साथ रोटेट करता है। अभी मान लो क्रैंक शाफ्ट ऐसा है, तो जैसे ही क्रैंक शाफ्ट इस टाइप का रिवॉल्व करेगा तो उस टाइप से ये क्या करेगा, ये स्कूप भी ऊपर जाएगा, है ना। तो ऐसे स्कूप भी इस टाइप से पूरा 360 डिग्री में कंटिन्यूस घूमते रहता है क्रैंक शाफ्ट के साथ, है ना। तो मान लीजिए जैसे स्कूप यहाँ पे है, तो इसमें आने के बाद ऑयल में डिप होगा, ऑयल में डिप होने के बाद यहाँ पे स्कूप में थोड़ी सी जगह होती है, ठीक है ना। इस टाइप से स्कूप बना होता है। तो यहाँ पे जैसे ऑयल में डूब होगा, डिप होगा, डिप होने के बाद जैसे ही उठेगा तो ये क्या करेगा, अपने साथ कुछ ऑयल को कैरी करके लेके जाएगा, और जैसे ही ये ऊपर उठेगा तो ये ऑयल को ऊपर छिड़काव करेगा। और आप समझ सकते हो कि 1600, 1700, 1800, है ना, 2200 आरपीएम, इतने इंजन के आरपीएम होते हैं। तो मतलब एक मिनट में ये इतनी बार यहाँ पे डीप हो रहा है और ऊपर जा रहा है, ठीक। तो ये से ये बहुत ही फास्ट स्पीड से इंजन के जो ऑयल होता है उसके अंदर डीप होता है, और डीप होने के बाद बहुत ही फास्ट स्पीड से उस ऑयल को ऊपर फेंकता है। जैसे ये ऊपर फेंकेगा तो एक छोटी 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 ड्रॉपलेट्स में ये क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। और ये जो छोटी ड्रॉपलेट्स होती हैं, ये छोटी ड्रॉपलेट्स किसी भी इंजन पार्ट्स के ऊपर जब स्ट्राइक होती है ना, ये छोटी सी ड्रॉपलेट आई और ये इस इंजन के इस पार्ट के ऊपर स्ट्राइक हुई, तो जैसे स्ट्राइक होगा तो ये जो ड्रॉप होता है और एक छोटे छोटे कोनों में और डिवाइड हो जाता है। तो उसका इंजन के अंदर क्या होता है, एक मिस्ट बन जाता है, एक फॉग जैसा सिस्टम इस ऑयल का बन जाता है। तो ये फॉग और ये मिस्ट उस जो पार्ट्स होते हैं उन पार्ट को ये लुब्रिकेटिंग करने का काम वहां पे
करते हैं। तो फ्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम इस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो है फोर्स फील्ड लुब्रिकेशन सिस्टम कैसे वर्क करता है। फोर्स फील्ड लुब्रिकेशन सिस्टम में हम लोग देखेंगे अभी ये कैसे वर्क करता है। तो फोर्स फील्ड लुब्रिकेशन सिस्टम में क्या होता है, एक फोर्सफुली ऑयल को भेजने के लिए लुब्रिकेटिंग पंप दिया होगा। ठीक है, फ्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम में कोई पंप प्रेजेंट नहीं, लेकिन फोर्स फील्ड लुब्रिकेशन सिस्टम में एक ऑयल पंप दिया होगा, और जहां पे भी हमें ऑयल भेजना है तो वहां पे सिलेंडर ब्लॉक है या फिर सिलेंडर हेड है, उनके बीच में क्या होगा, एक गैलरी प्रोवाइड कर दी जाएगी। गैलरी मतलब उसके अंदर एक पाइपलाइन जैसा सिस्टम होता है। अभी हम लोग देखते हैं कि जो ब्लॉक होता है ये कास्ट आयरन का बना होता है। ठीक है, तो कास्ट आयरन के अंदर ऐसी गैलरी बना दी जाएगी कि वो ऑयल को कैरी करके जहाँ पे लुब्रिकेशन की जरूरत है वहां पे उस ऑयल को लेके चला जाएगा, है ना। तो अभी लुब्रिकेशन की जरूरत मेनली कहाँ पे ज्यादा होती है, एक होती है लाइनर और पिस्टन के अंदर। ठीक है, फिर जो क्रैंकशाफ्ट चलती है, क्रैंकशाफ्ट पे जो मेन बेरिंग्स होती है उसको, फिर बाद में बिग एंड बेरिंग, जो कनेक्टिंग रॉड की बिग एंड बेरिंग होती है वो, फिर कनेक्टिंग रॉड की स्मॉल बेरिंग, उसके बाद कैम शाफ्ट के ऊपर, है ना। और वो क्रैंक जो हमारे रॉकर आर्म्स होती है, रॉकर आर्म्स उसके उस पे, है ना। और बहुत सारी चीजें होती हैं जैसे टाइमिंग गियर्स हो गया, और चीजें होती हैं उनमें हमें लुब्रिकेशन ऑयल की जरूरत है। तो ये हर जगह पे गैलरी बना दी जाती है, मतलब सुरंगें बना दी जाती है उस लुब्रिकेटिंग ऑयल को भेजने के लिए फोर्स फील्ड लुब्रिकेशन सिस्टम में। ठीक है, अभी हम लोग फोर्स फील्ड लुब्रिकेशन सिस्टम देखते हैं। तो इसमें क्या होगा, ऑयल जो सम होता है, ऑयल सम में लुब्रिकेटिंग ऑयल वहां पे स्टोर होता है। उसके बाद एक पंप रहेगा, एक पंप क्या करेगा, उस लुब्रिकेटिंग ऑयल को ऑयल सम से उठाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप लोग इस जो फोटो है, इमेज है, इसमें देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक स्ट्रेनर लगा है। ठीक है, तो ये स्ट्रेनर क्या काम करता है, जो भी लुब्रिकेटिंग ऑयल में डस्ट पार्टिकल या फिर डर्ट पार्टिकल वहां पे प्रेजेंट है, यूटिलिटीज वहां पे प्रेजेंट है, तो उसको सेपरेट करने का काम ये ऑयल स्ट्रेनर करता है। ऑयल स्ट्रेनर माने तो एक सिंपल से एक जाली होती है, ठीक है ना। तो ये जाली से या फिर स्ट्रेनर से ऑयल को उठाता है, फिर आगे भेज देता है मेन गैलरी में। तो मेन गैलरी में भेजने के बाद वहां पे मेन गैलरी से इसके बहुत सारे कनेक्शन होते हैं, तो ये कनेक्शन अलग अलग होते जाते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं कि मान लेते हैं कि ये मेन गैलरी है, तो मेन गैलरी से कहाँ पे जा रहा है, ये जा रहे हैं आपके मेन बेरिंग की तरफ, है ना। ये मेन बेरिंग की तरफ जा रहा है ऑयल, ये देखो यहाँ से मेन बेरिंग की तरफ जा रहा है, यहाँ से मेन बेरिंग की तरफ जा रहा है, और यहाँ से फिर से एक मेन बेरिंग की तरफ जा रहा है। फिर ये मेन बेरिंग से ये जा रहा है आपके बिग एंड बेरिंग में। ठीक है, बिग एंड बेरिंग में ये देखो यहाँ पे बिग एंड बेरिंग में जा रहा है, यहाँ से बिग एंड बेरिंग में जा रहा है। उसके बाद यहाँ से अगर हम लोग देखोगे तो ये गैलरी फिर अगेन कहाँ पे जा रही है, ये जा रही है कैम शाफ्ट को लुब्रिकेट करने के लिए। फिर एक मेन बेरिंग से अभी यहाँ पे बिग एंड बेरिंग में जा रहा है, बिग एंड बेरिंग से आप देखोगे अगर कैम शाफ्ट की कनेक्टिंग रॉड जो है अगर वो होलो है ना, उसके अंदर अगर छेद या फिर गैलरी बना दी गई है, तो ये गैलरी से होते हुए ये जाएगा आपके स्मॉल एंड तक, और फिर स्मॉल एंड से ये जाएगा आपकी लाइनर और पिस्टन के बीच में। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पे लुब्रिकेटिंग होता है। तो ये जो लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है, तो ये लुब्रिकेटिंग ऑयल का जो प्रेशर होता है ये होता है 2 से 4 kg/cm²। तक ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए कि लुब्रिकेटिंग ऑयल का जो प्रेशर होता है और उसके लुब्रिकेशन सिस्टम में वो कितना होता है, तो होता है 2 से 4 kg/cm²। ठीक है, अभी मैं इसको एक वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जरा आप इस पे ध्यान दीजिए। तो अभी हम लोग नेक्स्ट जो देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि इसका जो फ्लो कैसे होता है, कहाँ से ऑयल कहाँ पे जा रहा है। तो मेन गैलरी से जा रहा है मेन बेरिंग में। ठीक है, फिर मेन बेरिंग से कहाँ पे जा रहा है, कनेक्टिंग रॉड एंड बिग एंड में, कनेक्टिंग रॉड के बिग एंड में जा रहा है। ठीक है, उसके बाद कैमशाफ्ट बेरिंग में जा रहा है, फिर पिस्टन पिन में जा रहा है, फिर लाइन में जा रहा है। इस टाइप का ये
इसका फ्लो होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लैश एंड फोर्स फील्ड सिस्टम। ठीक है, जो हम लोग इंजन को डिसमेंटल करने वाले हैं, कौन सा, जो सिंगल सिलेंडर इंजन हम लोग डिसमेंटल करने वाले हैं, उसमें कॉम्बिनेशन सिस्टम यूज हुआ है। तो वहां पे हम लोग और अच्छी तरीके से इस सिस्टम को समझेंगे। ठीक है, तो अभी आप लोग समझिएगा कि ये कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन मतलब क्या है, फ्लैश सिस्टम भी यूज हो रहा है और उसके बाद फोर्स फील्ड भी हो रहा है। मतलब इसमें स्कूप भी होगा ऑयल को, ऑयल के छिड़काव करने के लिए, और यहाँ पे पंप भी होगा, ऑयल पंप भी होगा ऑयल को फोर्सफुली भेजने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं इस इमेज में, यहाँ पे क्या है, ये जो क्रैंकशाफ्ट है, क्रैंकशाफ्ट में यहाँ पे डिपर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये डिपर ऑयल को, ये छिटे छिटे जो दिखते हैं, ये डिपर ऑयल को आगे भेज रहा है, मतलब फ्लैश कर रहा है। ठीक है, और दूसरी चीज यहाँ पे एक पंप है, तो ये पंप ये गैलरी से होते हुए इस बाकी चीजों को लुब्रिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे जो फ्लैश सिस्टम से लुब्रिकेट होने वाली चीजें होती हैं, ये सिलेंडर लाइनर, पिस्टन एंड पिस्टन पिन, इन सब चीजों को ये फ्लैश सिस्टम से हम लोग लुब्रिकेट करते हैं। और कॉम्बिनेशन ऑफ सॉरी, जो आपका जो पंप है, पंप से हम लोग मेन बेरिंग, कनेक्टिंग रॉड बेरिंग, कैमशाफ्ट बेरिंग, रॉकर आर्म शाफ्ट, इन सब चीजों को हम लोग लुब्रिकेट करते हैं। अब देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम। तो लुब्रिकेशन सिस्टम में कौन से पार्ट्स होते हैं, ऑयल सम्प होता है, ऑयल कैन होता है, उसके बाद ऑयल स्ट्रेनर होता है, ऑयल पंप होता है, उसके बाद होता है ऑयल प्रेशर रिलीफ वाल्व, ऑयल फिल्टर्स, ऑयल कूलर्स एंड देन ऑयल लेवल डिपेस्टिक। तो इतने जो सब पार्ट होते हैं, इसको हम लोग काफी बारी बारी से जानेंगे। तो सबसे पहले ऑयल सम्प या फिर ऑयल फैन। तो ये जो है, ये सिंगल सिलेंडर इंजन का ऑयल सम्प है ना। जो बड़े इंजन होते हैं उनके ऑयल सम्प भी बड़े होते हैं। तो ये इसका काम क्या होता है, बेसिकली ऑयल को स्टोर करके रखना। ठीक है, ऑयल को स्टोर करने का काम ये करते हैं। इसमें ऑयल के साथ इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट वहाँ पे होती है। जो भी इंजन कंटिन्यूस मूविंग करते हैं, तो उसमें से मूविंग पार्ट्स के बीच में से जो भी मेटल पार्टिकल्स जो आ जाते हैं वेरिंग एंड टेयरिंग, वेरिंग एक्शन की वजह से, तो ये मेटल पार्ट भी यहाँ पे ऑयल सम्प में जमा हो जाते हैं। यहाँ पे एक चीज देख पा रहे होंगे, ये जो है, ये ऑयल सम्प उल्टा पड़ा हुआ है, और यहाँ पे एक जो बोल्ट जैसे दिख रहा है, तो ये प्लग होता है, ड्रेन प्लग इसको बोलते हैं। जब भी हमें ऑयल को निकालना है, तो ये ड्रेन प्लग को खोल के हम लोग ऑयल को इसको ड्रेन कर सकते हैं। ये बेसिकली कास्ट आयरन की या फिर एल्यूमिनियम अलॉय के ये बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेनर। तो स्ट्रेनर अभी इस इमेज में आप लोग देख पा रहे हो, ये जो चीज है, ये है स्ट्रेनर, है ना। तो स्ट्रेनर मैंने पहले बोला था, स्ट्रेनर क्या चीज होती है, एक सिंपल सी जाली होती है ना। ये जो चीज है, ये है स्ट्रेनर। तो ये सिंपल सी जाली होती है, जो मोटे मोटे पार्टिकल्स, ऑयल जो आपका पूरा सिस्टम है, ऑयल जो गैलरी है उसके अंदर ना आए, इसीलिए ये ट्रेन होता है। या फिर आपका जो भी पंप है, पंप के पार्ट्स खराब ना हो, ऑयल पंप, तो इसीलिए यहाँ से ये ऑयल को आगे भेजने के लिए, या फिर जो मेन ऑयल फिल्टर है उसका लोड कम करने के लिए स्ट्रेनर का यूज होता है। स्ट्रेनर डायरेक्टली डिप्ट होता है ऑयल के अंदर, और ऑयल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ऑयल प्रेजेंट होता है सम्प के अंदर। ठीक है, ये जो इमेज है, ये इमेज महिंद्रा ट्रैक्टर की है ना। तो ये महिंद्रा ट्रैक्टर का ऑयल सम्प यहाँ पे ऑयल स्ट्रेनर जो है ये प्रेजेंट है। नेक्स्ट है ऑयल पंप। तो ऑयल पंप क्या काम करता है, इंजन का जो क्रैंककेस है, ऑयल पैन है, उसमें से ऑयल उठा के ऑयल गैलरी में ऑयल भेजने का काम ऑयल पंप का होता है। तो बेसिकली तीन तरह के ऑयल पंप होते हैं। एक होता है गेयर टाइप पंप, दूसरा होता है रोटर टाइप पंप, और तीसरा होता है प्लंजर टाइप पंप। तो गेयर टाइप पंप जो होते हैं, ये 90% ट्रैक्टर्स में गेयर टाइप पंप यूज होते हैं, ऑयल पंप। ठीक है, उसके बाद रोटर टाइप पंप, महिंद्रा के ट्रैक्टर्स में पहले रोटर टाइप पंप जो होता था, ये यूज होता था। अभी और अभी नहीं होता है, अभी वो महिंद्रा ट्रैक्टर्स में गियर टाइप पंप देने लगे हैं अभी। और तीसरा टाइप होता है प्लंजर टाइप पंप। तो प्लंजर टाइप जो होते हैं, ये सिंगल सिलेंडर इंजन या फिर जो मिनी इंजन है, उसमें प्लंजर टाइप पंप यूज होता है, क्योंकि प्लंजर टाइप पंप की जो कैपेसिटी होती है ऑयल भेजने की, या फिर इसका जो डिस्चार्ज होता है, आउटपुट जो होता है, ये कम होता है गियर टाइप रोटर टाइप पंप के कंपेरिजन। लेकिन प्लंजर टाइप पंप जो होता है, ये कॉस्ट
इसकी कॉस्ट बहुत कम होती है, और जहाँ पे हमें ऑयल की आउटपुट बहुत कम हो, कम रिक्वायरमेंट हो ऑयल की आउटपुट की पंप से, तो वहाँ पे बेसिकली प्लंजर टाइप पंप की यूज होते हुए आपको दिखेगा। तो अभी हम लोग एक एक चीज हम लोग अभी यहाँ पे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले है हमारा गेयर टाइप पंप। तो गेयर टाइप पंप में क्या होगा, दो गेयर्स होंगे, ठीक है, और दो गेयर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व करते हुए होंगे, है ना। और ये दोनों गेयर्स कुछ ऑयल कैरी करके लेके जाएंगे और वो डिस्चार्ज दे देंगे। कोई भी पंप अगर होगा तो पंप अपने आप में कोई प्रेशर जनरेट नहीं करता है ना। जो पंप का जो डिस्चार्ज है, आप लोग वो पंप का डिस्चार्ज कितने छोटे आउटलेट से निकाल रहे हो, उससे डिपेंड करता है उसका डिस्चार्ज कितना है, उसका प्रेशर कितना है ना। पंप सिर्फ डिस्चार्ज देने का काम करता है, और प्रेशर जो जनरेट होता है, प्रेशर उसके आउटलेट की डिजाइन की वजह से आता है ना। हम लोग बोलते हैं कि ये पंप का प्रेशर इतना है, तो पंप कभी प्रेशर जनरेट नहीं करता है, ये चीज को आपको ध्यान में रखना चाहिए। पंप प्रेशर जनरेट नहीं करता है, पंप में जो आउटलेट होता है, वो आउटलेट कितना छोटा या फिर बड़ा करना है, उस हिसाब से उसका प्रेशर आएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो ये जो गियर है, ये आपका क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, और ये दूसरा गियर जो है ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। ये क्लॉकवाइज, ठीक है, और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, ये दोनों एक दूसरे के क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। यहाँ से जो ऑयल है, इस ट्रेनर से जो ऑयल आ रहा था वो यहाँ पे आया, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आप समझ रहे होंगे कि इधर से ऑयल नहीं जाता होगा, तो ऐसा नहीं होता, इधर से ऑयल नहीं जाता है। तो ऑयल कहाँ से जाता है, तो ये कैसे डिस्चार्ज देता है, तो जैसे ऑयल यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आने के बाद ये जो गियर टीथ है, ये टीथ और ये टीथ, ठीक है, इन दोनों के बीच में ये जो स्पेस है, इस स्पेस में ये जो इतना ऑयल है, ये ये दो ये टीथ के बीच में ऑयल फंस जाता है, ठीक है। तो ये गियर टीथ क्या करते हैं, अपने साथ ऑयल को कैरी करके आगे लेके चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाओगे, जैसे ये टीथ यहाँ पे आ गए, तो ये टीथ और ये टीथ, इन दोनों के बीच में इतना ऑयल अभी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, ये कैरी करते करते ये आगे लेके चला जाएगा। यहाँ पे क्या है, बॉडी है या फिर इसकी केसिंग है, केसिंग से बाहर ये ऑयल जा नहीं सकता, और इन तो ये टीथ से ये ऑयल इधर रिटर्न नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे जो स्पेस होता है बहुत कम होता है, यहाँ पे बहुत कम क्लियरेंस रखा जाता है, तो ऑयल यहाँ पे आता है, ये कैरी करते करते ये यहाँ पे आगे 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 लेके चला जाता है, तो ये आता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इधर से ये गियर ऑयल लेके आ जाएगा, फिर ये जो गियर है, ये गियर की सेम वर्किंग करेगा, यहाँ से ऑयल को कैरी करते 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 इस साइड में यहाँ पे लेके आएगा, ठीक है। तो इधर से जो ऑयल है, यहाँ पे इस गियर की वजह से भी और इस गियर की वजह से भी, दोनों गियर की वजह से ऑयल यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे आने के बाद ये इधर से रिटर्न आने की कोशिश करता है। कहाँ से, यहाँ पे आप ये जो देख पा रहे हो, यहाँ पे रिटर्न आने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पे ये इस गियर के दो टिप और इस गियर का एक टिप यहाँ पे कंटिन्यूसली मेश होता है, मतलब ये जैसे भी घूमेंगे तो यहाँ पे एक टिप हमेशा इन दो गियर के टिप के साथ मेश रहेगा, तो जैसे ही यहाँ पे मेश रहेगा, तो ये जो ऑयल जो है ये इधर से इधर नहीं आ सकता, तो इसके लिए सिर्फ एक ओपनिंग बचती है ये वाली, और यहाँ से फिर इसको बाहर निकलना पड़ता है, यहाँ से ये जो पंप होता है ये डिस्चार्ज होता है। अब ये जो ओपनिंग है, ये ओपनिंग आप कितनी छोटी रख रहे हो, इसके हिसाब से इस ऑयल का प्रेशर आएगा, ठीक है। हमेशा ऑयल का जो कोई भी पंप होगा, तो उस पंप का इनलेट जो होता है, इनलेट ये बड़ा होगा और आउटलेट छोटा होगा, ये आपको देखने को मिलेगा। कोई भी पंप उठा लीजिए, उसका इनलेट बड़ा होता है, ठीक है, और आउटलेट छोटा होता है, ठीक है, जहां पे हम लोग प्रेशर पंप की बात करेंगे। नेक्स्ट है रोटर टाइप पंप। तो रोटर टाइप पंप में दो रोटर्स होते हैं, ठीक है। और इसमें एक चीज और बताना भूल गया मैं, गियर टाइप पंप में, गियर टाइप पंप में एक ही गियर को सिर्फ पावर मिलता है, और दूसरा गियर सिर्फ एक आइडल गियर की तरह से माउंट होता है, और दूसरा गियर जिस गियर से पावर मिलती है उस गियर की वजह से ये रिवॉल्व करके जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है रोटर टाइप पंप। तो रोटर टाइप पंप में क्या होते हैं, दो रोटर्स होते हैं, एक होता है रोटर रिंग और बीच में एक होता है रोटर।
है ना। यहाँ पे देख पा रहे होगे ये हो गया आउटर रोटर बोल सकते हो, और ये जो होता है इनर रोटर। तो इनर रोटर को पावर मिलती है इंजन से, है ना। तो इनर रोटर जैसे रिवॉल्व करेगा ये क्या करता है, ये आउटर रोटर को भी अपने साथ रिवॉल्व करने लगता है। इसमें क्या होता है, दोनों भी जो रोटर्स है ये एक ही डायरेक्शन में घूमते हैं, है ना। और इसमें एक चीज देखने की या फिर समझने की चीज एक है यहाँ पे, कि यहाँ पे जो लोग जो होंगे इनर रोटर में, एक लोग हमेशा कम होगा आउटर रोटर के कंपेरिजन, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 1 2 3 4, इनर रोटर में कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। और आउटर रोटर में आप देखोगे तो आउटर रोटर में आपको 5 लोग दिखाई देंगे, है ना। 1 2 3 4 और 5, आउटर रोटर में 5 लोग होते हैं, इनर रोटर में 4 लोग रहेंगे, या फिर 7 6 ऐसा भी इसका कॉम्बिनेशन होता है। तो इसमें इसका वर्किंग अगर हम लोग देखें तो इसका वर्किंग बड़ा सिंपल है। यहाँ से ये इनलेट है, मान लीजिए कि ये इनलेट है, तो यहाँ से जैसे ही ऑयल इन हुआ तो उस टाइम पे क्या होगा कि इनलेट चैम्बर बन जाता है। तो ये एक लोब और एक लोब, इन दोनों के बीच में ऑयल फंसेगा, ये ऑयल पे कैरी करके ये आगे लेके जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे आएगा तो यहाँ पे एक जो लोब होता है, इसका एक लोब, और ये इसका ये पोर्शन ये हमेशा मेश होता है ना। यहाँ पे जब आओगे तो यहाँ पे कोई ना कोई लोब और ये वाला पोर्शन हमेशा मेश रहेगा। तो यहाँ से ये जो ऑयल होता है ये ऑयल ये आगे इधर वापस नहीं आ पाता है, तो इसके लिए सेपरेट यहाँ पे एक ओपनिंग होती है, तो यहाँ से जो ऑयल होता है ये बाहर निकल जाता है। तो इसका अभी हम लोग कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि ऑयल इन कहाँ से हो रहा है और आउट कहाँ से हो रहा है। तो ये स्क्रीन से या फिर स्ट्रेनर से ऑयल इन होता है, और स्ट्रेनर ये सीधा यहाँ पे आके माउंट होता है, तो यहाँ पे ऑयल इन हो रहा है। यहाँ पे ऑयल इन होने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा ग्रू कटा होता है, यहाँ से ये ऑयल आउट होता है। ये जो आपकी लुब्रिकेटिंग गैलरी होती है, मेन गैलरी, यहाँ से ऑयल जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे एक वॉल दिया होता है ना, एक रिलीफ वॉल यहाँ पे दिया होता है, कि अगर यहाँ से या फिर कोई भी गैलरी में ऑयल जाम हो चुका है, कोई गैलरी जाम हो चुकी है, ऑयल आगे बढ़ नहीं रहा है, तो उस टाइप पे इस पंप को पूरा, पंप क्या होगा, पंप खराब हो जाएगा, है ना। तो ये पंप को बचाने के लिए यहाँ पे रिलीफ वाल्व होता है। ये जैसे ही आगे वाली गैलरीज में प्रेशर बढ़ने लगता है तो ये रिलीफ वाल्व अपने आप खुल जाता है। रिलीफ वाल्व खुलते ही ये जो ऑयल पंप जो एक्सेस ऑयल को भेजना है तो ये यहाँ से रिलीफ हो जाता है, यहाँ से ड्रेन हो जाता है। नेक्स्ट है प्लंजर टाइप पंप। तो प्लंजर टाइप में एक बैरल होगा, एक प्लंजर होगा, है ना। तो बैरल प्लंजर प्रेशर क्रिएट करेंगे। अभी यहाँ पे एक इमेज आप देख पा रहे होंगे, ये इमेज है सिंगल सिलेंडर इंजन की बैरल और प्लंजर टाइप पंप की, ठीक है। तो ये जो आप ये जो राउंड देख रहे हो ये राउंड लगता है तो क्रैंकशाफ्ट के ऊपर, और यहाँ पे नीचे एक छोटी सी गैलरी कट हुई होगी। ये गैलरी क्रैंकशाफ्ट में एक गैलरी होती है उसके साथ मैच होती है ना। मतलब इस पंप का आउटलेट यहाँ से होता है, और जो भी आपका क्रैंकशाफ्ट रहेगा, क्रैंकशाफ्ट की एक छोटी सी गैलरी कट हुई होगी, उस गैलरी में से आपकी पूरी मेन गैलरी में जो आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो लीक होगा, ठीक है। तो ये जो छोटा सा होल देख पा रहे हो, ये होल आपका इस पंप को होल्ड करने के लिए होता है। मतलब ये जो बड़ा एंड होता है, ये बड़ा एंड आपकी क्रैंकशाफ्ट में रहेगा, और ये छोटा एंड ये बॉडी के साथ कनेक्ट रहेगा। यहाँ पे एक प्लंजर होता है और इसके अंदर एक बैरल होता है। तो जैसे ऑयल इन होगा, ऑयल इन होने के लिए ये छोटा सा ऑयल जो देख रहे हैं इसमें से ऑयल इन होता है। जैसे ऑयल इन होगा, इन कैसे होगा, जैसे ये प्लंजर ऊपर उठेगा तो इसमें क्या होता है, सक्शन एक्शन होती है। प्लंजर ऊपर उठेगा तो यहाँ पे ऑयल सक हो जाएगा। फिर जैसे ये प्लंजर नीचे के साइड में आएगा तो ऊपर उठा, सक्शन हुआ, जैसे प्लंजर नीचे के साइड में आया तो यहाँ पे क्या होगा, इस ऑयल के जो सक हुआ था उस पर प्रेशर पड़ेगा, और प्रेशर जैसे बढ़ेगा तो इसमें एक छोटा सा प्लंजर में एक छोटी सी ओपनिंग होती है, ये ओपनिंग से वो ऑयल ऊपर हो जाता है। आप सोच रहे होंगे कि वो जैसे ये यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है तो ये ओपनिंग से भी ऑयल बाहर आ सकता है, तो लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं आता, यहाँ पे एक छोटा सा नॉन रिटर्न वॉल दिया जाता है। कि नॉन रिटर्न वॉल क्या होता है कि जिसमें सिर्फ एक ही साइड से ऑयल आ सकता है, दूसरे साइड से जब ऑयल आने लगता है तो यहाँ पे एक छोटी सी बॉल और स्प्रिंग होती है। ये बॉल उस जो ओपनिंग होती है इसकी इनलेट वाली, उस पे जाके बैठ जाती है, उस ऑयल को वापस ले जाने देती है उस रास्ते से। तो सिर्फ एक ही ओपनिंग बचती है यहाँ से सीधा मेन गैलरी की तरफ, ठीक है।
तो इस टाइप से बैलेंस और प्लंजर टाइप पंप वर्क करते हैं। देखते हैं हम लोग इंजन ऑयल फिल्टर के बारे में। इंजन ऑयल फिल्टर, तो इंजन ऑयल फिल्टर क्या काम करता है? ऑयल को फिल्टर करने का काम करेगा। तो यहाँ पे एक एडाप्टर लगा होता है, एडाप्टर के ऊपर एक फिल्टर लगा रहेगा, ठीक। तो गैसकेट पे ये एडाप्टर माउंट होगा। तो टाइप्स ऑफ फिल्टर कितने होते हैं? दो तरह के फिल्टर होते हैं, एक होता है सरफेस फिल्टर, दूसरा होता है डेप्थ फिल्टर। तो सरफेस फिल्टर क्या होता है? एक सिंगल सी स्क्रीन होगी, उसमें अगर एक बार उस स्क्रीन से अगर एक बार ऑयल पास हो गया तो जितना फिल्टर होना था वो उतना फिल्टर होके आगे चला जाएगा, ठीक है। तो उस टाइप का जो फिल्टर होता है वो सरफेस फिल्टर होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इस सरफेस फिल्टर की एक इमेज है। तो इसमें अगर मान लो कि यहाँ पे एक ओपनिंग, इस फिल्टर में यहाँ पे एक ओपनिंग है, इस सरफेस पे यहाँ पे एक ओपनिंग है, यहाँ पे एक ओपनिंग है, यहाँ पे, पर जैसे यहाँ से क्रॉस कर गया तो एक बार अगर इस ओपनिंग से क्रॉस करने के बाद जितनी इम्प्योरिटी ये बाहर या फिर पार्टिकल्स इम्प्योरिटी बाहर छोड़ दी, उतना ही इम्प्योरिटी ये क्लीन करने के लिए होगा। उसके बाद ये ऑयल आगे बढ़ जाएगा। तो सरफेस फिल्टर जो हम लोगों ने अभी स्क्रीन जो देखा था, है ना, स्ट्रेनर जो देखा था, स्ट्रेनर टाइप के जो फिल्टर्स होते हैं ये सरफेस फिल्टर्स होते हैं। जो डेप्थ फिल्टर्स होते हैं, तो डेप्थ फिल्टर्स में नंबर ऑफ स्क्रीन्स या फिर पेपर्स, नंबर ऑफ पेपर्स, नंबर ऑफ स्क्रीन्स ऐसे वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें ऑयल एक बार इंटर करेगा तो ये बारी बारी से ऑयल कंटिन्यूअस यहाँ पे उसमें मोशन, सॉरी कंटिन्यूअस यहाँ पे फिल्टर होता रहेगा। तो अभी यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये देखो एक स्क्रीन है, एक स्क्रीन, एक स्क्रीन और एक स्क्रीन, ठीक है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्क्रीन है। ऑयल इंटर होने के बाद पहले फर्स्ट स्क्रीन से फिल्टर होगा, उसके बाद अगेन सेकंड स्क्रीन से फिल्टर होगा, फिर थर्ड स्क्रीन से होगा, फिर फोर्थ स्क्रीन से होगा। इस टाइप के जो फिल्टर्स होते हैं इसको हम लोग डेप्थ फिल्टर्स होते हैं। फिर कॉटन वेस्ट के हो सकते हैं, कॉटन वेस्ट के हो सकते हैं, बुलियन के हो सकते हैं, पेपर के हो सकते हैं, या फिर चारकोल के हो सकते हैं। इस टाइप के सारे फिल्टर्स इसमें डेप्थ फिल्टर्स के अंदर आते हैं। अभी हम लोगों ने ऑयल फिल्टर्स को देख लिए, अभी हम लोग देखते हैं ऑयल फिल्ट्रेशन सिस्टम। ऑयल फिल्ट्रेशन सिस्टम कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, एक बाईपास बाईपास फिल्ट्रेशन सिस्टम और दूसरा होता है फुल फ्लो फिल्ट्रेशन सिस्टम, ठीक है ना। तो बाईपास फिल्ट्रेशन सिस्टम और फुल फ्लो फिल्ट्रेशन का हम लोग अभी हमें जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फुल फ्लो फिल्ट्रेशन सिस्टम, ठीक। तो फुल फ्लो फिल्ट्रेशन सिस्टम में क्या होता है कि ऑयल सम्प से आने के बाद पंप में आएगा, फिर पंप से आने के बाद सीधा जाएगा ये आपके फिल्टर, ठीक है। पंप से कहाँ पे जा रहा है? सीधा फिल्टर में जाएगा, फिर फिल्ट्रेशन होके, और जब फिल्ट्रेशन होके ये जाएगा इंजन के मेन बेरिंग में या फिर इंजन की मेन इंजन में। पंप से कहाँ पे? फिल्टर में, फिल्टर होने के बाद ये जाएगा इंजन के बेरिंग में या फिर जो भी मेन गैलरी है वहां पे। तो इस टाइप के फिल्ट्रेशन सिस्टम में पहले होता क्या था, अगर आपका ये जो फिल्टर है इधर ब्लॉक हो गया तो यहाँ पे आगे नहीं जा पा रहा था, इंजन कहीं पे सीट हो, ठीक है। तो इसको ओवरकम करने के लिए अभी क्या आने लगा, ये जो फिल्टर्स है ये फिल्टर्स में एक वॉल आने लगा जिसको हम लोग रिलीफ वॉल बोलते हैं। अगर फिल्टर मान लो चोक हो गया या फिर फिल्ट्रेशन की इसकी कैपेसिटी खत्म होगी और ऑयल इसके अंदर फिल्टर नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ से ये ऑयल कहाँ पे चला जाएगा? इस रास्ते से यहाँ पे जाएगा, और यहाँ पे जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा तो ये रिलीफ वॉल्व ओपन होगा प्रेशर बढ़ने की वजह से, और ये सीधा अनफिल्टर्ड ऑयल सीधा इंजन के अंदर भेज देगा, ठीक है। अभी ये फुल फ्लो फिल्ट्रेशन सिस्टम अभी हम लोग देखते हैं, फुल फ्लो फिल्ट्रेशन सिस्टम भी अभी मैक्सिमम ट्रैक्टर्स में यूज होता है। अभी हम लोग देखते हैं बाईपास फिल्ट्रेशन सिस्टम। तो यहाँ पे बाईपास फिल्ट्रेशन सिस्टम का इमेज आप देख पा रहे होंगे। तो इसमें क्या होता है, पंप से जो ऑयल आता है, पंप से ऑयल आने के बाद ये दो गैलरीज में बढ़ जाएगा। एक गैलरी जाएगी इंजन की बेरिंग की तरफ और दूसरी गैलरी जाएगी आपकी फिल्टर की तरफ। एक जा रही है इंजन की बेरिंग की तरफ और दूसरी गैलरी जा रही है आपके फिल्टर की तरफ। मतलब यहाँ पे जो ऑयल है ये बेरिंग की तरफ या फिर मेन गैलरी की तरफ ये कंटिन्यू जाते रहता है, ये अनफिल्टर ऑयल होता है, ठीक है ना। तो अभी इसमें क्या होता है कि जैसे 92 जो भी ये पंप दे रहा है, पंप से
मान लीजिए कि 90 से 95% जो ऑयल है ये फिल्टर में आता है, फिल्ट्रेशन होने के बाद फिर से सम्प में गिर जाता है, ठीक है। और ये जो ऑयल पंप है, ये ऑयल पंप फिर से सम्प में से ऑयल उठा के फिर से इसको दो जगह पे दे देगा, एक इंजन मेन गैरेज दे देगा और एक फिल्टर देगा। यहाँ पे इंजन सीज होने का कोई चांस नहीं होता है इस वाले सिस्टम पे, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस ऑयल इंजन को जाता ही है। नेक्स्ट देखते हैं ऑयल इंजन कूलर्स। ऑयल कूलर्स है ना, इंजन में ऑयल कूलर्स का क्या काम होता है। तो देखिए, टेम्परेचर का ऑयल के साथ रिलेशन है, ऑयल की विस्कोसिटी के साथ रिलेशन है। तो जैसे इंजन कंटिन्यू चल रहा है तो इंजन के संप में जो ऑयल है ये क्या हो जाता है, हीटेड हो जाता है ना, ये अपने आप में हीट ऑब्जर्व कर लेता है। और जब ये हीटेड हो जाता है तो हीटेड होने की वजह से क्या होता है, इसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है। जब विस्कोसिटी कम होगा तो ये लुब्रिकेटिंग बराबर कर नहीं पाएगा, दो पार्ट्स में के बीच में से फ्रिक्शन कम नहीं कर पाएगा, ये पतला ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए क्या करते हैं, इस ऑयल का टेम्परेचर कम करने के लिए इंजन में ऑयल कूलर्स आने लगे, है ना। तो जैसे ऑयल हीटेड हुआ, हीटेड होने के बाद कहाँ पे जाता है, ये जाएगा फिल्टर होने के लिए। फिल्टर होने के बाद ये जाएगा फिर ऑयल कूलर में। तो ऑयल कूलर में इसकी टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा और इसका टेम्परेचर कम होने की वजह से ये फिर जब इंजन में जाएंगे तो इंजन की ये अच्छे से वहाँ पे लुब्रिकेटिंग अच्छे से कर पाएंगे, वेयर एंड टियर अच्छे से कम कर पाएंगे, और साथ ही साथ तो इंजन का कुछ हीट अपने साथ एब्जॉर्ब करके फिर ऑयल सब पे या फिर ऑयल बेल में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंजन कूलर्स का काम क्या होता है, ऑयल को ठंडा रखना। तो इसके बेनिफिट क्या है कि इंजन की लाइफ इससे बढ़ती है ना, ये हीट को भी रिड्यूस कर देता है, इंजन के हीट को, और टेम्परेचर को भी रिड्यूस करने का काम करता है, ठीक है। अब ऑयल कूलर्स देख पा रहे होंगे, तो इस टाइप के ऑयल कूलर्स अभी आते हैं, है ना। ट्रैक्टर्स पे अगर माउंट, ट्रैक्टर पे असेंबल देखोगे तो इसको असेंबल कहाँ पे किया जाता है, ये जो है ये ऑयल फिल्टर है ना। ऑयल फिल्टर के एग्जैक्ट ऊपर जो होता है ये इंजन ऑयल कूलर लगा दिए जाते हैं। मतलब ऑयल जो होता है ये यहाँ से आने के बाद यहाँ पे जाता है, ठीक। अभी इस इमेज में हम लोग समझते हैं, ये जो दो ओपनिंग्स है, ये दो ओपनिंग्स आपकी होती है वाटर के लिए, है ना। वाटर्स के लिए ये दो ओपनिंग होती है। तो ये दो ओपनिंग से, एक ओपनिंग से वाटर इन होगा तो दूसरे ओपनिंग से वाटर आउट होता है। और ये वाटर कहाँ से आता है, रेडिएटर से आता है। और ये क्या करता है, ये वाटर अभी यहाँ पे क्या चलता है, पैरेलल फ्लो चलता है। मतलब कैसे, एक साइड से इंजन का ऑयल बह रहा है और दूसरे साइड से इंजन में सॉरी ये फुल वाटर बह रहा है। तो ये वाटर क्या करता है, इस इंजन के ऑयल में जो हीट होती है ये अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। ये बड़े चीप होते हैं, बड़े सस्ते होते हैं, है ना। तो इससे इतनी सी यूनिट लगाने की वजह से आपका इंजन का सॉरी आपकी इंजन की लाइफ बढ़ जाती है। नेक्स्ट है ऑयल लेवल डिपिस्टिक। तो ऑयल लेवल डिपिस्टिक का काम क्या है, ऑयल लेवल डिपिस्टिक का काम ये होता है कि हमारे ऑयल जो इंजन है, इंजन में कितना ऑयल अभी प्रेजेंट है, इसको चेक करने के लिए हम लोग ऑयल लेवल डिपिस्टिक का यूज करते हैं। जब भी आप इंजन ऑयल चेक करो ऑयल लेवल डिपिस्टिक के साथ, तो कुछ चीजें आप लोगों को ध्यान में रखने की जरूरत होती है। सबसे पहले आपका ट्रैक्टर या फिर कोई भी इंजन एक समान जगह पे खड़ा हो, है ना, ये अनरोटेटिंग लैंड या फिर कहीं पे तिरछा ना खड़ा हो, स्लोपी लैंड पे ना खड़ा हो, एक समान जगह पे खड़ा हो। उसके बाद ऑयल आपको क्या करना है, एक प्लेन सरफेस पे ट्रैक्टर को खड़ा करके उसके बाद ऑयल लेवल डिपिस्टिक को निकालना है। ऑयल लेवल डिपिस्टिक को निकालने के बाद एक कपड़े से पूरा ऑयल लेवल लिपस्टिक साफ कर देना है। उसके बाद जैसे ही ऑयल लेवल लिपस्टिक आप अंदर डालोगे उसके बाद बाहर निकाल लोगे, तो उसको ऐसा उल्टा नहीं करना है, उसको देखने के लिए जैसे बाहर निकाले हो तो ऐसे सीधे की सीधे उसको बाहर निकालना है। उसके बाद आपको मार्किंग उसकी देखनी है, कितने मार्क तक वो ऑयल वहां पे प्रेजेंट है। तो मार्किंग की बात करते हैं तो जिसमें बेसिकली किसी किसी लेवल लिपस्टिक में 3 मार्किंग आते हैं, किसी ऑयल लेवल में 2 मार्किंग आती है ना। एक होती है मिनिमम मार्किंग, एक होती है मैक्सिमम मार्किंग, और किसी में 3 आता है तो एक मिनिमम
है ना, और एक मिडल वाला और एक मैक्सिमम। मिनिमम से ऑयल कम नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मिनिमम से कम जब होगा तो कम से कम ऑयल इंजन के अंदर सर्कुलेट होगा, कम ऑयल सर्कुलेट होगा तो कभी भी इंजन ब्लॉक आपका हो सकता है। मैक्सिमम होगा तो यहाँ पे क्या होगा कि इसकी खपत ज्यादा बढ़ जाएगी ऑयल की, ज्यादा से ज्यादा जो इंजन ऑयल है, इंजन ऑयल जो है क्या होगा, ये आपके सिलेंडर की तरफ ये जाएगा और वहां पे चलेगा। एक्सेस ऑयल क्या होगा, सिलेंडर के अंदर ये चलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऑयल देखना है कहाँ पे है, मिनिमम से ज्यादा है तो उसको ऑयल लेवल मेंटेन करना है, मैक्सिमम से ज्यादा है तो उसको थोड़ा सा ऑयल को ड्रेन आपको उसमें करना है। कई बार क्या होता है कि इंजन को हम लोग पूरा इंजन को ओवरहालिंग कर लेते हैं, इंजन को निकाल के एक पार्ट को उससे से कार्बन हटा के इंजन को फिर से बांधते हैं, तो उस टाइम पे हम लोग पूरा ऑयल भी निकाल देते हैं। और उस टाइम पे जब हम लोग फ्रेश ऑयल इसमें डालते हैं तो इस ऑयल लेवल डिपेंडिंग पे मार्किंग नहीं आता है, तो उस टाइम पे आपको ऑयल कैसे चेक करोगी, कितना है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, डिपस्टिक निकालना है, डिपस्टिक पे चौक रगड़ देना। चौक रगड़ने के बाद वहां पे फिर से ऑयल लेवल डिपस्टिक डीप करना है, और डीप करने के बाद आप देखोगे तो जितना भी चौक लगा होगा वहां तक ये भीग जाएगा, तो आप इसको आसानी से समझ पाओगे कि इंजन में कितना ऑयल लेवल अभी है। नेक्स्ट है क्रैंककेस वेंटिलेशन सिस्टम। तो क्रैंककेस वेंटिलेशन सिस्टम का मेन पर्पस क्या होता है कि फ्रेश एयर जो आती है तो ये इंजन में सर्कुलेट करने का काम, या फिर जो हार्मफुल गैसेज जो होती है ये इंजन से बाहर निकालने का काम ये जो होता है, ये क्रैंककेस वेंटिलेशन करता है। बेसिकली दो तरह के क्रैंककेस वेंटिलेशन होते हैं, ओपन क्रैंककेस वेंटिलेशन सिस्टम, इसी को हम लोग नेगेटिव क्रैंककेस वेंटिलेशन सिस्टम बोलते हैं, और दूसरा होता है पॉजिटिव या फिर क्लोज क्रैंककेस वेंटिलेशन सिस्टम। तो ओपन क्रैंककेस वेंटिलेशन सिस्टम में क्या होगा, एक सिंपल सी जो क्रैंककेस है हमारा, क्रैंककेस में से एक सिंपल सी पाइप जो होती है ये इन्वायरमेंट में आके छोड़ दिया जाता है ना। इस टाइप का जो क्रैंककेस वेंटिलेशन सिस्टम आपको देखने को मिलेगा महिंद्रा के ट्रैक्टर में, है ना। महिंद्रा जो सरपंच है, सॉरी हाँ सरपंच ट्रैक्टर के, हाँ महिंद्रा सरपंच ही है मेरे हिसाब से, उसमें एक पाइप जो होती है, एक पाइप इंजन के जो क्रैंकेस होता है, क्रैंकेस से एक पाइप बाहर छोड़ दिया जाता है। कई बार आप देखते हो कि उसमें से ऑयल के बूंदे भी टपकती हुई आपको दिखाई देती है। तो ये क्रैंकेस, इसमें क्या होता है कि जो भी वेपर्स क्रैंकेस में प्रोड्यूस होती है ना, वो क्रैंकेस में से जो वेपर्स प्रोड्यूस हुई होती है वो वेपर सीधा आके इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं। इसको ओपन क्रैंकेस वेंटिलेशन सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट होता है क्लोज क्रैंकेस वेंटिलेशन सिस्टम। तो क्लोज क्रैंकेस वेंटिलेशन सिस्टम में क्या होता है कि ये जो क्रैंकेस में जो वेपर्स प्रोड्यूस होती है, ये वेपर्स हम लोग छोड़ते हैं इनटेक मैनिफोल्ड, है ना। तो इनटेक मैनिफोल्ड में क्या करते हैं, क्रैंकेस में से एक पाइप को निकालते हैं और वो पाइप सीधा हम लोग ज्वाइन कर देते हैं इनटेक मैनिफोल्ड में। तो जब हमारी वहाँ पे जो वेपर्स प्रोड्यूस होगी वेपर्स सीधे चली जाएगी इनटेक मैनिफोल्ड में, और इनटेक मैनिफोल्ड में चले जाने के बाद जब सक्शन स्ट्रोक आएगा तो सक्शन में जो एयर आएगी, तो एयर के साथ ये जो क्रैंकेस में जो प्रोड्यूस हुई हुई जो वेपर्स होती है वो वेपर्स भी वहाँ पे चली जाती है, और वो वेपर्स वहाँ पे जाने के बाद क्या होता है, वो वेपर्स सक्शन स्ट्रोक के दौरान अंदर आ जाती है, वो वेपर्स और एयर और फ्लूइड वहाँ पे निकल जाता है। ठीक है, तो क्लोज क्रैंकेस सिस्टम भी बहुत जगह पे अभी इसमें आती है। ठीक है, टॉप लुब्रिकेंट कंपनीज की बात करेंगे तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का सर्वो ऑयल होता है। ठीक है, भारत पेट्रोलियम का है मैक लुब्रिकेंट्स, कैस्ट्रॉल ऑयल, कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड का है कैस्ट्रॉल ऑयल। ठीक है, शेल इंडिया मार्केट्स एंड प्राइवेट लिमिटेड का है शेल लुब्रिकेंट्स, गल्फ लुब्रिकेंट्स का है गल्फ लुब्रिकेंट्स, वॉलोलाइन कमिंस का है वॉलोलाइन। ठीक है, एक्सॉन मोबिल लुब्रिकेंट्स का है एक्सॉन मोबिल। ठीक है, उसके बाद है जीएस कैटलेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का, उसके बाद है एल्प इंडिया, फिर टाइड वाटर ऑयल एंड इंडिया लिमिटेड का है विडा ऑयल, है ना। जितने सारे इंडिया में ऑयल लुब्रिकेटिंग जो लुब्रिकेटिंग ऑयल की कंपनी है ये प्रेजेंट। ठीक है, तो अभी हम लोग उस वीडियो को शेयर करते हैं। ऑयल जो है
ये पंप में जा रहा है। स्ट्रेनर से ऑयल कहाँ पे गया, ये गया पंप के अंदर। फिर पंप में से ऑयल जाएगा फिल्टर में, है ना। तो यहाँ पे एक रेगुलेटर लगा होगा, ऑयल प्रेशर रेगुलेटर, प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए। फिर यहाँ पे पंप में से ऑयल जो होगा ये फिल्टर होगा, ठीक है। और ये फिल्टर होने के बाद ये आगे डस्ट पार्टिकल यहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे और ये आगे जाएगा, जो आपका ऑयल जो है ये जाएगा आगे मेन गैलरी के तरफ, ठीक है। ये जो है ये मेन गैलरी है और ये मेन गैलरी में जाने के बाद ये पूरी तरीके से जो दूसरी गैलरीज भी है उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है। अभी मेन गैलरी में आया, फिर मेन गैलरी में आने के बाद ये क्या आया, आपके मेन जो बेरिंग होती है ये मेन बेरिंग की तरफ। फिर मेन बेरिंग से कहाँ पे गया, ये गया आपके जो बिग एंड होता है कनेक्टिंग रॉड का, तो ये बिग एंड में गया, तो यहाँ पे लुब्रिकेट किया, ठीक है। यहाँ पे लुब्रिकेट करने के बाद अभी यहाँ पे ये वाले जो सिस्टम है जिससे कुछ जेट दिए हुए हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ऑयल जेट। तो ये ऑयल जेट से ये ऑयल जा रहा है पिस्टन और लाइनर के अंदर में, और यहाँ पे लाइनर, ये जो ऑयल जेट है ये लाइनर और पिस्टन के अंदर ऑयल को फ्लो कर फेंक रहा है, और उसी टाइम पे ये स्मॉल एंड जो होता है कनेक्टिंग रॉड का स्मॉल एंड पिस्टन के ऊपर जो कनेक्ट है वो भी लुब्रिकेट हो रहा है, और लाइनर और पिस्टन ये भी यहाँ पे लुब्रिकेट हो रहा है। ये ऑयल जेट जो है ये आपको महिंद्रा के ट्रैक्टर्स में, न्यूहॉलैंड के ट्रैक्टर्स में ऑयल जेट देखने को जरूर मिलेगा, हाई स्पीड और एडवांस टेक्नोलॉजी के ट्रैक्टर्स में से। उसके बाद ये गया आपके कैमशाफ्ट वाले गैलरी में, तो यहाँ पे कैमशाफ्ट वाली गैलरी में आने के बाद यहाँ पे फिर से अगेन जेट लगा दिए गए हैं, तो यहाँ पे ये जो है ये रॉपर आर्म को, है ना, रॉपर आर्म जो होती है रॉपर आर्म को यहाँ पे डुप्लीकेट कर रहे हैं। रॉपर आर्म देखो, रॉपर आर्म ये जो आपके वाल्स को ओपन और क्लोज करने का यहाँ पे काम करती है। और जहाँ पे जो भी एक्सेस ऑयल है लुब्रिकेट होने के बाद जो भी ऑयल है सारा एक्सेस ऑयल यहाँ से जो ओपन स्पेस बचता है इंजन के अंदर, ये ओपन स्पेस से सीधा चला आता है कहाँ पे, ऑयल संप में, ठीक है। ऑयल संप में ये ऑयल सीधा यहाँ पे नीचे चला आता है। तो इस तरीके से ये पूरा सिस्टम वर्क करता है। एक बार फिर से देख लेते हैं, सम से है ना, एक बार देख लेते हैं फिर से, ऑयल सम से पंप, पंप से फिल्टर होने के बाद कहाँ पे गया, मेन गैलरी में, मेन गैलरी से ये मेन गैलरी से कहाँ पे गया, इसकी और एक बीच वाली जो मेन बेरिंग वाली गैलरी है क्रैंकशाफ्ट की उसमें गया, ठीक है। और दूसरा कहाँ पे गया, इसके जो बिग एंड है कनेक्टिंग रॉड के बिग एंड में गया, ठीक है। उसके बाद जो ऑयल आपके ऑयल जेट्स है, ये जेट से सीधा एक पिस्टन और सिलेंडर लाइनर है इसके बीच में ऑयल को फ्लो किया। एक दूसरी जो गैलरी जा रही है, ये दूसरी गैलरी जा रही है कैम शाफ्ट की तरफ और आपकी रॉकर आर्म की तरफ। तो रॉकर आर्म और कैम शाफ्ट को ये गैलरी में से ऑयल जाने के बाद यहाँ पे भी जेट फ्लो किए हैं, ये रॉकर आर्म को लुब्रिकेट कर रहे हैं। उसके बाद जो यहाँ पे सब चीजों के बीच में जो ओपन स्पेस है, इस ओपन स्पेस से होते हुए ऑयल सीधा कहाँ पे आ गया, फिर से ये ऑयल संप में आ गया। तो जिस तरीके का जो लुब्रिकेशन सिस्टम होता है ये है 4 स्पीड लुब्रिकेशन सिस्टम। उम्मीद है आप सब लोगों को लुब्रिकेशन सिस्टम समझ में आया होगा। आपके जो भी क्वेश्चन है अभी क्वेश्चन आप अनम्यूट होकर क्वेश्चन पूछिए या फिर हैंड रेज कीजिए या फिर चैट बॉक्स में क्वेश्चन डालिए।